नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जोशीमठ में लोगों की परेशानी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। जमीन धंसने के कारण जोशीमठ में 723 घरों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। इनमें से 131 घर ऐसे हैं जिनके बाहर लाल रंग से क्रॉस निशान लगा दिया गया है, जो हमने आपको कल भी बताया था। इसका मतलब यह है कि यह असुरक्षित। इसके अलावा दो और होटलों यानी कि मलारी इन और माउंट व्यू जोशीमठ में जो दो होटल हैं, इनमें भी दरारें आ चुकी हैं। 80 परिवारों को दूसरी जगहों पर रहने के लिए भेज दिया गया है। इस बीच खतरनाक घोषित भवनों को तोड़ने का काम आज भी शुरू नहीं हो पाया है। आप सोचिए, 2 दिन से यह काम टल रहा है। यह काम मंगलवार दोपहर ही शुरू होना था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इन मकानों में या होटलों में बचाने में लगाई है, वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुआवजा ना होना या बहुत कम होने से वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर तोड़ दिए जाएं या उनके भवन तोड़ दिए जाएं। इस मुद्दे पर प्रशासन के साथ उनकी बातचीत अभी तक किसी दिशा तक नहीं पहुंची है। ये नाराज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक जिन भवनों को गिराया जाना है, उनमें सबसे पहले 2 बड़े होटल हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इसके साथ साथ कई और भवन भी। अब इसके कारण जो हैं वो क्यों हैं, ये होटल्स जो हैं इनको क्यों गिराया जाना। दरअसल ये होटल की बिल्डिंग जो है ये झुक गई और ये एक और होटल से सट गई है। रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI के मुताबिक इन दोनों होटलों को गिराने के लिए बड़ी मशीनों या बुलडोजर का धमाका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हाथ से इनको हटाया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी यह दी है कि 7 जनवरी को कोई नई दरारें नहीं आई हैं। 7 जनवरी से, माफ कीजिएगा, पुरानी दरारें बड़ी भी नहीं हुई हैं। सरकार के मुताबिक प्रभावित परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 1.5 लाख रुपए का अंतरिम सहायता का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक लोगों को अपने घरों को शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए एडवांस भी दिया जा चुका है और बाकी 1 लाख रुपए आपदा राहत के तौर पर दिए जाएंगे। जो लोग किसी किराए के घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अगले 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए किराया भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक जोशीमठ में उत्तरकाशी की तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, जिससे प्रशासन ने इनकार कर दिया है, क्योंकि बद्रीनाथ का वाला जो मुआवजा फॉर्मूला था उसमें मुआवजा ज्यादा मिला था। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर जोशीमठ पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। आज रात वो जोशीमठ में ही रुक रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में। हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आज पहली बार पैकेज दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ में भेजी गई है। केंद्र सरकार से जानकारी मिली है कि जोशीमठ में माइक्रो सीज्मिक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन सेंटर, जहां से आपको यह पता चले, उपकरण उसमें लगे और उसके जरिए आप ये कोशिश करें, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या जमीन सही में खिसक रही है और कितना खिसक रही है, और ऐसे में क्या कई भूकंप आ सकते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि अत्यधिक बारिश जैसे क्लाइमेट चेंज से जुड़े ये कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जमीन जो है वो फट रही है या दरक रही है, या फिर ये इलाके में अत्यधिक निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के निर्माण की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि आप ये सोचिए, अभी तक वजह ही नहीं पता चली। इस बीच जोशीमठ में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन क्या ये वास्तव में जमीनी हकीकत है या रात के अंधेरे में सुनसान में दोबारा पहाड़ों पर चोट दी जा रही है? ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला बीती रात 2 बजे जोशीमठ से गुजरने वाले हाईवे से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि सड़क किनारे, जैसे कि इसका थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर देते हैं, आपको वो आवाज जिस तरीके से पहाड़ पर चोट दी जा रही थी वो सुनाई देगी। रात के 2 बजे जैसे कि स्टेन गन चलाई जाती है, देवभूमि में उसी तरीके से पहाड़ पर यह बुलडोजर से चोट दी जा रही है। क्या विकास रुक नहीं सकता है?
विकास इतना जरूरी है कि जब पहाड़ धसक रहा है और उसके कारण नहीं पता है हमको, उसके बाद भी विकास है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। जोशीमठ का नाम आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। तमाम पत्रकार, अखबार, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं कि जोशीमठ जो शहर है वो धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे ना धंसे इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों, हाईवे पर जो काम चल रहा है उस पर, एनटीपीसी में जो काम चल रहा है उस पर रोक लगाने के आदेश दिए। लेकिन सोचिए, हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और जोशीमठ के ठीक बाहर शुरुआत में जहां पर रोक है, ये बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे है, जहां पर आप देखेंगे, हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे पहाड़ काटने का काम चल रहा है। ये क्रशर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही है और वो भी तब जब 731 घरों में दरारें पड़ गई हैं, हजारों लोग डर के साए में जी रहे हैं, मुआवजा ना मिलने के कारण तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जोशीमठ गम में है, आंसू में है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से ये जो स्टोन क्रशर हैं वो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। और सोचिए कितना हानिकारक है ऐसे में, तब जब पहाड़ धंस रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ को ये खोदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है, ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। ऑल वेदर रोड के भी काम पर रोक लगाई थी सरकार ने, लेकिन देखिए रात के 2 बज रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको ये दिखाएंगे, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे लगभग 1:49 है और 2 बजे किस तरीके से धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्रेन आ जा रही हैं, जो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं उनको ले जाने के लिए क्रेन आ रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी पता नहीं कहाँ हैं, जिलाधिकारी की टीमें कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, समझ में नहीं आता, और नाक के नीचे सब काम चलता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आपके बगल से ये क्रेन गुजर रही है और पूछने जांचने वाला कोई नहीं है। और सवाल यही है, जब इतनी बड़ी त्रासदी मुहाने पर है तो ये लापरवाही प्रशासन की कितने लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। पूरा देश और विश्व सकते में है। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ का द्वार कहते हैं, वो अब धीरे धीरे जमींदोज हो रहा है। और उसकी वजह, उसकी कारण, एक कारण ये भी है, जिस तरीके से निर्माण कार्य, विकास कार्य, ब्लास्टिंग, विस्फोट, एनटीपीसी का काम, सुरंगें बनी हैं, यही वजह है कि धीरे धीरे पहाड़ कमजोर हो रहा है। और आप देखिए कि कैसे सरकारी आदेश का अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन से कोई यहाँ दूर दूर तक नहीं है। इसकी आवाज़, जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है, जो पहाड़ को भेदने की आवाज़ है मशीन से, ये 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है, ये सबके कानों में जा रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में नहीं जा रही है। और ऐसे वक्त जब पूरा जोशीमठ गमगीन है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई से बने घर उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, सरकार दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, लेकिन वही सरकार, वही आदेश और
आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा है और कैसे पहाड़ यहाँ पर छलनी किए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हम सब जोशीमठ में जो त्रासदी है उसके कदम कदम नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे कि आपने ये रिपोर्ट देखी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई बंदूक चल रही है और ढक 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 करके आवाज आ रही है, लेकिन ये दरअसल जो पहाड़ है ना, उनको छेदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि समाधान नहीं निकला है अभी, पहाड़ में जो लोगों के घर धसक रहे हैं, तो ये जो आवाज है आप ये जान लीजिए, ये बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एक ऐसे जानलेवा विकास को आगे बढ़ाने का एक सौदा है जिससे किसी का फायदा नहीं हो। इसके बाद आज दिन भर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने जोशीमठ में अलग अलग जगहों का जायजा लिया। वो जेपी कॉलोनी भी गए, जहां पानी का एक नया स्रोत पिछले दिनों निकल आया। उसमें पानी कहां से आ रहा है यह जांच का विषय है, कब तक आएगा यह जांच का विषय है, क्या तपोवन डैम से आ रहा है यह जांच का विषय है, जेपी कॉलोनी में भी काफी दरारें आई हुई हैं यह जांच का विषय है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और जोशीमठ से जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसे देख के आप लोग भयभीत हो सकते हैं। हम इस वक्त जेपी की एक कॉलोनी में है। जेपी का एक पावर प्लांट है यहाँ पर और जेपी की एक आवासीय कॉलोनी है जहां पर जो कॉलोनी है वो दरकने लगी है। दरारें इस कदर हैं कि ये पूरी कॉलोनी धंस गई है। ये तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है, पूरी कॉलोनी खाली करा ली गई है। और आप देखिए ये दीवारें देखिए, इसमें कई सेंटीमीटर का गैप आ गया है, दीवार नीचे गिरने लग गई है। आप देखिए ये पूरा पावर प्लांट है जेपी का और जिसको लेकर के लोग नाराज भी हैं। यहाँ से पानी हर रोज निकल रहा है, वो पानी कहाँ से निकल रहा है नहीं पता और लोगों का कहना है कि पानी अचानक निकलने लग गया है जिस वजह से मिट्टी गीली हो गई है और जो जोशीमठ है वो धंसने लगा। आप देखिए जो आवासीय कॉलोनी है जेपी की, उसमें देखिए जमीन, देखिए आप जमीन में कितनी जबरदस्त दरारें हैं, दीवारों में दरारें और ये दरार हर रोज बढ़ रही है, छत गिर रही है। एक दीवार का हिस्सा गिर भी चुका है। आप देखिए जमीन पर आपको टुकड़े उसके नजर आएंगे। दीवार का एक हिस्सा गिर भी चुका है और अब आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं जहां पर आपको सिर्फ दरारें जमीन से लेकर के छत तक दरारें नजर आएंगी। आपको ये देखिए, ये दीवार देखिए, आपको सामने की दीवार है, ये मोटी दीवार है, 3 ईंटों की बनी दीवार है जो कि दरकने लग गई है। आसपास आप देखेंगे ये टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स टूटने लग गए हैं, टाइल्स टूट करके गिरने लग गए हैं। और जो ये मेस है, ये मेस था, ये जेपी की आवासीय कॉलोनी का मेस था जहां पर जेपी के लोग जो यहाँ काम करते हैं पावर प्लांट में, वो खाना खाने आते थे। आप देखिए आपको किचन के ऊपर, ये देखिए दीवार के ऊपर देखिए आपको ऐसी दरार नजर आएगी, कभी भी ये दीवार जमीन पर गिर सकती है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है उसकी छत धंस गई है। आप देखिए हमारे सहयोगी पवन दिखाएंगे आपको, पूरी छत धंस गई है, खिड़की टूट गई हैं, खिड़कियां टूट गई। हम इसके आगे नहीं जाएंगे। खिड़कियां टूट गई हैं और खिड़कियों के नीचे से भी गैप हो गया और ये दीवार किसी भी वक्त यहां गिर सकती है और आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया है। और यही देखिए किस तरीके से जोशीमठ में जो आपदा है वो बढ़ती जा रही है। हर पल जोशीमठ के लिए भारी हो रहा है। दरारें बढ़ रही हैं, जमीन धंस रही है, फर्शों में बड़ी दरारें आ रही हैं और जेपी की जो पावर प्लांट है इसको लेकर के लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। और ठीक इसके नीचे से ही पानी भी बहुत गुजर रहा है जो कि नीचे जा रहा है। कहां से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली हैं। अभी देखिए दीवार किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है, इतनी जबरदस्त दरार है। और ये दरार आई है 3 जनवरी को, यानी अभी नए साल पर ये दरारें आनी शुरू हुई हैं। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और जो जेपी के अधिकारी हैं उनसे बोल दिया गया है कि जो पावर प्लांट में है वो भी काम रोक दें। लेकिन आप देखेंगे इन तस्वीरों को देख के वाकई में आपको आपका दिल दहल जाएगा। ओहो, इसके आगे मत जाना जेडी जी, धस जाओगे।
ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर तबाही शुरू हो चुकी है, दीवारें गिरने लगी। हम जेपी पावर प्लांट है जो जोशीमठ का, उसकी आवासीय कॉलोनी में है और यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट है। और आप देखिए बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें, बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है लगभग 2 फुट नीचे। ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट है, आपको नेट भी नजर आएगा। और ये देखिए जो पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो कई फीट नीचे धंस गया है। और यहाँ की जो दीवार है ना, ये देखिए पीछे एक दीवार आपको नजर आएगी, ये दीवार भी नीचे आ गई है, एक तरफ की दीवार नीचे आ चुकी है। यहाँ पर तबाही शुरू हो गई है, दीवार नीचे आ गई है। जब ये धंसा तो पूरी की पूरी दीवार आपको नजर आएगी नीचे आ गई है, दरवाजा नीचे आ गया है, आपको ये भी नजर आएगा। और जो जमीन है वो तो धंस ही चुकी है, दरारें तो छोड़ दीजिए, दरारें तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो अब गिरना शुरू हो गया है मलबा, जमीन धंसने लग गई है। और आप देखिए ये पूरी जो दीवार है, इस पहाड़ के आगे की दीवारें बस गिरने वाली है, बिल्कुल झुक चुकी है। ये डेंजर जोन है, ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी तक बैडमिंटन खेला जा रहा था और ये धंसाव शुरू हुआ 2 जनवरी से। और आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली मिट्टी है, पूरी की पूरी गीली मिट्टी। और ये तस्वीर आपको बताती है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ, क्योंकि पानी का रिसाव अंदरूनी तौर पर हो रहा है। और पानी का रिसाव हो रहा है तो आपको नजर आएगा जो मिट्टी है अंदर गीली हो गई है। जब मिट्टी गीली हो गई है तो ये धंसने लग गई है। तो ये गीली मिट्टी हमारे सहयोगी पवन कुमार आपको नजर आ रहा है, दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे जहां तक ये पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो तबाह हो गया है, धंस चुका है, कई फीट नीचे धंस चुका है, ये अलग हो चुका है। ये जब शुरुआत हुई तो यहाँ सिर्फ एक दरार थी, अब देखिए ये 2 फीट का अंतर आपको नजर आएगा और अंदर तक जो है ये नीचे धंस चुका है। दीवारें इस बैडमिंटन कोर्ट की गिर चुकी हैं। ये जेपी का जो पावर प्लांट है उसकी आवासीय कॉलोनी है और यहाँ हम लोग सबसे पहले एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची है तबाही दिखाने के लिए। जोशीमठ में तो अभी तक हम लोगों ने उन घरों में दरारें देखी हैं लेकिन दीवारें गिरते हुए नहीं देखी हैं। और दीवारें गिरती हुई नहीं देखी और दीवारें गिर चुकी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दीवारें गिरने लग गई हैं। और कुछ दिन में ये सब कुछ जोशीमठ में भी शुरू हो जाएगा जिन घरों में दरारें हैं। और ये देखिए यहाँ पर नेट लगा हुआ है, बाकायदा दीवार गिरी हुई है, दरवाजा गिरा हुआ है और पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी गीली है। यही सबसे बड़ी वजह है। और पानी का रिसाव लगातार जेपी के नीचे जो जेपी का आवासीय कॉलोनी है वहां से हो रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। और किस तरीके से आगे जोशीमठ का हाल होगा उसकी बस एक पिक्चर भर है, ये तस्वीर भर है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें गिरने लग गई हैं। पूरा का पूरी दीवार एक ढह गई है, पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो धंस गया है। और कुछ दिन बाद ये पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा, पहाड़ के ऊपर है और पूरा का पूरा ये जो पूरा इलाका है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जमीन है वो गीली है। पानी कहीं से आ रहा है, हम आपको बाहर दिखाएंगे कि पानी किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से पानी का जो स्रोत है, कहाँ से पानी आ रहा है वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। और अभी तक ये जो पानी आ रहा है, अब देखिए पानी कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। ये मटमैला पानी है जो आ रहा है और यही नीचे जा रहा है और इसी मटमैले पानी की वजह से जमीन गीली हो रही है, मिट्टी गीली हो रही है और धंसाव शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर जेपी के उस बैडमिंटन कोर्ट से जहां पर तबाही शुरू हो गई है। जेपी की कॉलोनी में तबाही शुरू हो गई है, दरारें शुरू हो गई हैं, पूरी कॉलोनी गिरने लगी है, दीवारें गिरने लगी हैं, दरवाजे टूट चुके हैं। तो ये काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। पहाड़ दरक रहा है जोशीमठ का। जोशीमठ एक टिकिंग बॉम्ब है, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो फिलहाल अब ये बस एक ट्रेलर समझ लीजिए कि जिस तरीके से बैडमिंटन कोर्ट का हाल हमने दिखाया है आपको, जो धंस गया है बैडमिंटन कोर्ट, वही हाल जोशीमठ का भी होने वाला है। ये दरारें अभी कुछ सेंटीमीटर की हैं, फिर ये कुछ फीट की होंगी, फिर कुछ मीटर की भी होंगी। हम वो तमाम तस्वीरें आपको जोशीमठ से दिखा रहे हैं जो परेशान कर देने वाली। हम इस वक्त जेपी के पावर प्लांट की जो आवासीय कॉलोनी है उसके बाहर खड़े हुए हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि जो धंसाव हो रहा है वो यहाँ से निकल रहे पानी की वजह से हो रहा है। अब देखिए ये आवासीय कॉलोनी की दीवार है जो टूट गई है और ये मटमैला पानी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से लगातार बह रहा है और लोगों को लगता है मटमैला पानी अंदर पहाड़ के जा रहा है और मिट्टी गीली हो रही है, जिस वजह से ये भू धंसाव हो रहा है। ये जेपी की आवासीय कॉलोनी है जिसकी दीवार है जो कि टूट चुकी है। आपको देखिए कितनी बड़ी दीवार है जहाँ से मलबा पूरा टूट करके बाहर आ गया, जिसको इस तिरपाल से ढका गया है। यहाँ पर वापस से इसको बनाया गया था
लेकिन वो दीवार भी टूट गई है। कि पानी जो है, आप देखेंगे, आप सब पहाड़ आते होंगे, जो पहाड़ से पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है, अक्सर लोग उसको पीते भी हैं, बॉटल में भर लेते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा का पूरा पानी मटमैला है, मिट्टी वाला पानी है जो कि यहाँ से बहता जा रहा है। और देखिए, इसको लोहा लगा करके रोकने की भी कोशिश हुई है, लेकिन अब ये रोक नहीं रहा है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोग इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। विस्थापन की कोशिश हो रही है। अब जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब दीवारी गिर गई नीचे सड़क पर, जो लोग रह रहे थे इनको खाली तो करा लिया गया है, अब ये जो छोटी छोटी दरारें हैं, ये दरारें बढ़ेंगी कुछ सेंटीमीटर, फीट, फिर मीटर्स, और फिर ये दीवारें गिरने लग जाएंगी। ये यहाँ के विशेषज्ञ कह रहे हैं, और ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और बारिश हुई तो और जल्दी होने लग जाएगा। तो ये पानी लगातार निकल रहा है यहाँ से। लोग इस पानी को काफ़ी ये कह के बता रहे हैं कि यही कारण हो सकता है भूधसाव का। तो फिलहाल जोशीमठ एक त्रासदी में है। लोग कुछ कह रहे हैं इसको नेशनल डिजास्टर भी घोषित करना चाहिए, लेकिन जितनी देर सरकार विस्थापन में लगाएगी उतनी ही जान माल का नुकसान हो सकता है। वैसे प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। यहाँ के डीएम, यहाँ अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं मुख्यमंत्री के, वो भी लोगों से बात कर रहे हैं। 1.5 लाख का मुआवजा भी घोषित किया गया है। 731 घरों में दरारें हैं, कुछ 200 घर खाली कराए जा रहे हैं, 130 फैमिलीज को खाली करा लिया गया है। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे पानी जाता रहेगा तो पहाड़ गीला होता रहेगा और भूधसाव होता रहेगा। तो सोचिए कि किस टाइम बॉम्ब पर जोशीमठ चल रहा है, किस टाइम बॉम्ब पर यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आपदा यहाँ पर हो सकती है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जैसे कि आपने देखा, टिकिंग टाइम बॉम्ब शब्द का कितनी बार प्रयोग किया सौरभ शुक्ला ने, और वो दिखा रहे हैं। तो क्या उस हिसाब से आपदा प्रबंधन हो रहा है? क्या उस हिसाब से हम इसे आपातकाल की स्थिति घोषित कर चुके हैं? क्या उस वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है? ये सवाल आज प्रशासन को अपने आप से पूछना होगा कि वो कर रहे हैं या नहीं। उन्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। और क्योंकि हम काम की बात कर रहे हैं, यानी कि जॉब, तो आइए अब जॉब से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता दूं। अगर आप पढ़ रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। लाइन लगा करके, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं टेबल पर, इसी तरीके से जॉब की भी स्थिति रहती है कि इंसान जॉब का अभिलाषी रहता है कि नौकरी मिल जाए। आप किसी खास फील्ड में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको यह सर्वे देखना बहुत जरूरी है। तो यूएस 2 सर्वे हम आपको दिखाएंगे, 2 रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के इस सर्वे, मैं आपकी दिलचस्पी इसमें आकर्षित करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या होता है। यह सर्वे बता रहा है कि 2023 में वो कौन से 10 जॉब हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं, और काफी संभावना है कि कुछ इसी तरह का ट्रेंड आगे सालों में भी बना रहे और हिंदुस्तान में भी बना रहे। तो 2023 में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कौन से जॉब्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये हमारे देश पर नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी इसको लागू किया जा सकता है। नंबर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी वाले 2023 में सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही है। नंबर 2, और कोविड के प्रकोप के बाद आप देखिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए कितने जॉब्स में लोगों की रुचि है और कितनी ओपनिंग्स हैं, नर्स प्रैक्टिशनर। नंबर 3 पर मेडिकल और हेल्थ सर्विस मैनेजर। नंबर 4 पर फिजिशियन असिस्टेंट, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए देखिए कितने से। नंबर 5 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। नंबर 6 फिजिकल थेरेपिस्ट, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट। अब आप देखिए एकदम हेल्थ सेक्टर और आईटी से जुड़ी हुई। नंबर 7 फाइनेंशियल मैनेजर, एक और सेक्टर, पैसे की बात है ना, पैसा किस तरीके से उसका प्रबंधन होना चाहिए। नंबर 8 आईटी मैनेजर। नंबर 9 वेब डेवलपर, और नंबर 10 दांत वांत की मरम्मत करानी हो तो डेंटिस्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि ये तो हो गए 10 टॉप जॉब। अब 10 कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं जो लोग लेकर के नौकरी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पछताते हैं कि हे राम, ये क्या कर दिया हमने, क्यों ये वाली पढ़ाई कर ली और ये वाली नौकरी क्यों ले ली। तो अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वर्कफोर्स का एक सर्वे है,
और उसके जो टॉप 10 ऐसी डिग्रियां जिसको लेकर के लोगों ने काम किया और फिर उन्होंने निराश हो गए, उसमें सबसे ऊपर फुल फ्रेम, आइए आपको दिखाएं। फुल फ्रेम सबसे नंबर 1 पर क्या है? जर्नलिज्म, पत्रकारिता। 87% लोगों को पत्रकारिता की डिग्री लेकर के घंघोर रूप से अफसोस हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है, पता नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कोई सर्वे हो तो जाने। जर्नलिज्म नंबर 1 डिग्री लेकर के निराश हुए हैं लोग। नंबर 2 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, 72% लोग जिनका सर्वे हुआ था वो निराश हुए अपनी डिग्री लेके, क्या बेकार गई। नंबर 3 लिबरल आर्ट्स यानी कि कलाएं, 72% लोगों को अफसोस। नंबर 4 कम्युनिकेशन यानी कि संचार, 64% अफसोस। शिक्षा यानी एजुकेशन, 61% लोगों को अफसोस। नंबर 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट और रिसर्च यानी कि शोध, 60% लोगों को ये वाली डिग्री लेकर के पढ़ाई लिखाई करके बड़ा अफसोस हुआ कि क्यों कर लिया, मजा नहीं आया। नंबर 7 क्लिनिकल असिस्टिंग, 58% लोगों को अफसोस हुआ। राजनीति शास्त्र और सरकार से जुड़ी हुई जो कोर्स लोगों ने किए उसमें 56% लोगों को अफसोस हुआ। नंबर 9 पर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, 52% लोगों को अफसोस। और नंबर 10 पर अंग्रेजी भाषा और साहित्य की डिग्री लेने वाले लोग जब नौकरी करने गए तो 52% लोगों को अफसोस हुआ कि हमने ये डिग्री क्यों ले ली। तो नौकरियों का बाजार कैसा है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं टीम लीज सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। हमने उनसे तमाम सवाल पूछे कि भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट्स कितनी जायज हैं और जब लोगों को अफसोस हो जाता है तो वो क्या करें। आइए सुनते हैं। मीडिया में भी मतलब बहुत कुछ हो रहा है, मीडिया में भी बहुत सारे इनोवेशन आई है, बहुत सारे मीडियम्स आए हैं। सो इट्स नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक अ ब्रॉडकास्ट जैसे आप कर रहे हो, बट देन देयर आर सो मेनी ओटीटी options, there are so many web-based options. So I think it's about nazariya. To be honest, मुझे ये word regret से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरा मानना है कि हाँ, कुछ हालात होते हैं जिसकी वजह से जिस टाइम पे हम अपने चॉइसेस बनाते हैं एजुकेशन परस्यू करने के लिए, उसमें उस टाइम पे वो सब कोर्सेज और वो सब सब्जेक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। बट एज हम प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, बहुत सारा चीज चेंज होता रहता है, इकोनॉमी चेंज होती है, डिमांड चेंज होता है, जिस तरह का जॉब चाहिए चेंज होता है। ऑल वी हैव टू डू, एंड स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, आप कितने सारे मूक्स प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। अगर वो रिग्रेट है कहीं पे, आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आप उस पे ब्रिज कोर्सेज कर सकते हैं, रेलेवेंट कोर्सेज कर सकते हैं, टॉप अप कोर्सेज कर सकते हैं उसी एरिया में, ताकि आप यू कैन बी अलाइन्ड विद द चेंजिंग टाइम्स। तो रिग्रेट इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड एंड टू नेगेटिव अ वर्ड आजकल के टाइम पे। बट हाँ, आई एम सरप्राइज्ड इस लिस्ट में लिबरल आर्ट्स देख के, कम्युनिकेशन देख के, एजुकेशन देख के, मार्केटिंग, जो मेरे मानने में इंडिया में शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट्स है इस टाइम पे। लाइक हम एक रेवोल्यूशन जैसी छाई हुई है, वेयर सच स्किल सेट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड एंड डिजायरेबल। तो इंडिया में तो ये कुछ स्किल सेट जो मैंने देखा है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं अग्री नहीं करूंगी दैट पीपल आर रिग्रेटिंग बीइंग इन दीज एरियाज। समझ गए? नौकरी को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ये मत सोचिए कि ओहो मैंने डिग्री ले ली अब जबरदस्ती मुझे ये पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लोग चेंज कर सकते हैं और भारत में भी ये चीजें हो रही। चलिए आइए रुक करते हैं और आपको जो बहुत पूरा देश खुश हुआ आज, नाटू नाटू और नाचो नाचो, जो ये वाला स्टेप है ना, वो वाले गाने को लेकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में फिल्मकार एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। इस श्रेणी में इस तेलुगु गीत के कई जाने माने गायकों को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि इतना लोकप्रिय ये गाना हो गया है। अब से कुछ देर में हम आपको ये गाना भी सुनाएंगे, थोड़ा सा डांस वांस आप कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो हिंदी संस्करण है, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, जो गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, वो गाना था नाचो नाचो, और उसके गायक
अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं विशाल मिश्रा जी का। गायक हैं, संगीतकार हैं। मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल, बहुत बधाई, दकियानूसी सही, लेकिन ये सवाल पूछना मेरा बनता है आपसे, और ये पत्रकारिता में बताया जाता है, मजाक बन गया है ये सवाल, लेकिन चलिए पूछ ही दें, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे खूबसूरत बात यह है कि हिंदुस्तानी सभ्यता का त्योहार मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। अवार्ड्स अपनी जगह हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं, पर किस गाने को मिला है, वो कोई हिप हॉप गाना नहीं है, वो कोई पॉप गाना नहीं है, वो ऐसा गाना है जो कि हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं। एक एक ढोल, एक ताशा, वो हर बारात में हिंदुस्तान की जो नाच निकलता है लोगों का, उस नाच को, उस सभ्यता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इतना प्यार मिल रहा है। आई थिंक हर भारतीय को आज गर्व होना चाहिए इस बात में, अंदर ही आती है। अच्छा विशाल जी, ये बताइए, आप रहने वाले उन्नाव के, यूपी के लड़के, गाना ये वो तेलुगु का, ये आपकी झोली में गिरा कैसे? बड़ा कमाल का रिश्ता हमारा रहा है किरवानी साहब जो कि कंपोजर है साहब के, उनके साथ। उनको हमारा एक गाना है कैसे हुआ वो बड़ा पसंद था, तो इस माध्यम से हम मिले। फिर हैदराबाद हम आते जाते रहते थे, बिकॉज बहुत सारे तेलुगु चीजें हम कर रहे थे। उन्होंने हमें एक गाना सुनाया, एत्तरा एजेंडा, उन्होंने बोला RRR एक फिल्म है, और हम बहुत बड़े प्रशंसक रहे हमेशा से राजामौली सर के। आई बीन अ फैन, और गाना सुनते ही तेलुगु में गाया, फिर तमिल में गाया, फिर हिंदी में गाया, और हम जा रहे थे, हमारी फ्लाइट थी 10:30 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास उन्होंने बोला एक गाना है 165 BPM पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा, एनिमेट। अगर आप उनकी आज गोल्डन ग्लोब की स्पीच भी सुनेंगे तो एनिमेट शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। कैन यू एनिमेट दिस सॉन्ग इज व्हाट ही सेड इन इंग्लिश, क्या इसमें आप तड़क भड़क डाल सकते हैं? गाना सुनाया, उन्होंने वीडियो दिखाया, आई वाज एब्सोल्युटली बोल्ड ओवर, इतना कमाल डांस कर रहे थे वो। एंड गाना शुरू हुए, कुछ 16-17 मिनट में गाना खत्म हो गया, फ्लाइट भी पकड़ी हमने, और जब वो रिलीज हुआ तो बहुत खुशी हुई। ये बताइए विशाल जी, राजामौली के साथ, SS राजामौली और उनकी टीम के साथ काम करने का अनुभव कैसा होता है? वो तो सिनेमा के बाहुबली बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है उनके बारे में। जो कोई भी शख्स जब बड़ा होता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी खूबी या खामी होती है जो उसे बड़ा बनाती है। राजामौली साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है उनकी क्लैरिटी। उनको पता है कि उन्हें करना क्या है, और अपनी सभ्यता से वो इतना जुड़े हुए। मैं एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होते हुए भी मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर्स बहुत मैच करते हैं। जितना हिंदुस्तानी सभ्यता को वो सेलिब्रेट करते हैं, हम भी बचपन से उस तरह से देखते आ रहे हैं। तो वो जो फीलिंग ऑफ देसी है उनके अंदर, आप अगर आज देखेंगे वो किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रहे हैं गोल्डन ग्लोब्स पर, या एकेडमी में कैसे करेंगे, या फिल्म में भी किस तरह से पोर्ट्रे किया कैरेक्टर्स को, वो कमाल बात है। अपनी रूट से इस तरह जुड़े होना, अपनी जड़ों से जुड़े होना, और क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है, वो बहुत आकर्षित लगती है मुझे वो चीज। एंड जब हम गा भी रहे थे तो वो गा के बता रहे थे कि क्या आप ये गा सकते हैं। तो एक डायरेक्टर कभी, बहुत हमारे प्रोफेशन में ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्टर आपको गा के बताए, ऑब्वियसली उसके पास एक विजन होता है, पर इस तरह की क्लैरिटी आई थिंक तभी वो राजामौली है। और हम सबको बहुत खुशनसीब समझना चाहिए कि हिंदुस्तान से एक राजामौली निकले, जो बहुत पता नहीं और कितनी भी फिल्म्स बनाएंगे तो कितने सारे अवार्ड्स और आएंगे। एक बात बताइए विशाल भाई, ये देखिए, अक्सर जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, भोजपुरी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, ये सिनेमा, वो सिनेमा, ये सरहदें हमने बनाई हुई हैं। आपको लगता है कि आज जब इस तरीके का अवार्ड मिलता है तो ये सारी सरहदें मिटती हैं और एक ही इंडस्ट्री है भारत की, वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फलाना इंडस्ट्री, ढमकाना इंडस्ट्री? सरहदें हमेशा से भाई मिटी हुई थी। आप अगर देखें, आप गांव खेड़े में जाएंगे तो फोन पे जो पिक्चरें देखते हैं लोग, वो साउथ इंडियन डब फिल्म ही देखते हैं, पर होती हिंदी में। बात है कि आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप हिंदुस्तानी सभ्यता को, वो कहीं की भी सभ्यता को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो बैरियर्स हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए बहुत खूबसूरत है, पर मुद्दा है कि आप अगर रूटेड चीजें दिखा रहे हैं लोगों को, जिसमें लोगों को अपने आप
अपने आप को महसूस जिसमें लोग कर सकते हैं वो चलता है। तो कोई बॉलीवुड या कोई टॉलीवुड या कोई लॉलीवुड तो समझ में नहीं आता। आज जब आरआरआर की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं इट्स एन इंडियन फिल्म, एंड आई थिंक दैट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ एवरीबडी। सबको यही सोचना चाहिए कि यार हिंदुस्तानी फिल्म बनानी है। ये सरहदें तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, पर ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब ये तो बातचीत हो गई, लेकिन अगर एक गायक से गवाया ना जाए तो फिर क्या बात हुई। और ये गाना क्योंकि आपने गाया है नाचो नाचो, तो विशाल जी हो जाए एक बार। बड़ी बदनसीबी की बात है कि मैं नहीं नाच पाया कभी गाने क्योंकि वो तो नहीं होता है मुझसे। पर मैं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए जरूर गाऊंगा। ए बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राज उड़ के नाच, देर से भी तेज देखो चल सके ना कोई, अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर तोड़ नाच, मिट्टी जोता रोटू मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, ये आजा छोरे ये आजा गोरे, ये आजा छोरे नाचो 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 वीरे नाचो 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 यारा नाचो। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा है, भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है, जो सवाल मैंने अभी विशाल मिश्रा से पूछा था वो ये है कि अब हम एक वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अगर भावनात्मक रूप से अगर जाएं तो उसी में भलाई है, क्योंकि अब ऐसा कोई बड़ा भाई बॉलीवुड नहीं है, छोटा भाई साउथ नहीं है, ये सब कहानी उलट गई है। अब हम वन नेशन वन सिनेमा हो गए। और क्यों कह रहे हैं हम, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए जरा, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि अलग अलग हिस्से में आप अपने आप को मत बांटिए, फुल फ्रेम जाते हैं जरा इस पे। तो ये भारत की टॉप 10 फिल्में हैं। हम आपको बताते हैं 2022 में KGF चैप्टर 2 कन्नड़ की फिल्म 2022 में बिजनेस देखिए 1026 करोड़। 2022 में ही RRR तेलुगु समेत कई सारी भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी थी, 922 करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद 2.0 तमिल और हिंदी में आई, 507 करोड़ का बिजनेस किया। ये है 2018 में। 2018 में ही एक और फिल्म आई जिसका नाम है संजू, 428 करोड़ का बिजनेस किया, हिंदी में आई। 2017 में एक और फिल्म आई जिसने खूब बढ़िया बिजनेस किया, बाहुबली 1 तेलुगु की फिल्म, 1352 करोड़। मतलब आप समझ रहे हैं, मिल के अगर हम देखें, ओवरऑल पिक्चर देखें, अलग अलग इंडस्ट्री में बांट के मत देखिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कमजोर हुआ है, कमाई अभी भी हो रही है। टाइगर जिंदा है हिंदी की फिल्म थी, 430 करोड़ रुपए 2017 में। उससे पहले हिंदी की फिल्में थीं जो डोमिनेट करती थी, दंगल 510 करोड़, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बजरंगी भाईजान देख लीजिए, वो भी 418 करोड़, सुल्तान 418 करोड़। ये सारी चीजें हमको देखने को मिली थी। 2014 में पीके थी जिसको 400 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ। तो अलग अलग करके मत देखिए, आप एक साथ देखिए और आप ये मान लीजिए कि ये भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री नहीं। तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, देश में गौरवान्वित महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। कोई ये ना समझे कि ये फ्लॉप हो गया और वो उठ गया, और देश में सिनेमा ऊपर जा रहा है और ये गजब की बात है। आइए आपको कुछ और आंकड़े भी दिखा दें यहां पर मेज पर, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। सन 2000 में एक फिल्म आई थी, ये पैन इंडिया फिल्में हैं, और पैन इंडिया फिल्म जो हैं उन्हीं का दौर आप ये समझिए अब दोबारा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ये है फिल्म हे राम, हिंदी और तमिल में आई थी सन 2000 में। और कौन सी फिल्में आई थी, आप आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं स्क्रीन पर। यह है अस्तित्व, हिंदी और मराठी में आई थी सन 2000 में। यानी कि फॉर्मूला है हमारे पास। दरअसल क्या होता है, ये फिल्में पहले एक भाषा में रिलीज, फिर दूसरे में डब। 2004 में युवा हिंदी और तमिल में आई, पैन इंडिया फिल्म। इसी तरीके से 2010 में रावण हिंदी और तमिल, 2010 में रक्त चरित्र हिंदी और तेलुगु। यहां पर बदलाव आना शुरू हो रहा था। 2018 में 2.0 तमिल और हिंदी में ये फिल्में आई। फिर 2022 में RRR
तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उसमें इतनी सारी भाषाओं में। और अब तो ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें ये बिल्कुल अलग अलग कलाकारों के साथ सेम नाम से वो फिल्में आ रही हैं। जैसे साउथ में वो किसी और एक्टर्स के साथ, जैसे दृश्यम आप देख लीजिए, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और एक्टर्स के साथ। तो सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो अपने मन में और मस्तिष्क में आप ये बात ध्यान करके रख लीजिए कि अब ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में बटे हुए हैं। वन नेशन, वन फिल्म इंडस्ट्री। और जितनी जल्दी हम इस चीज को अपना लेंगे बतौर इंडस्ट्री और बतौर ऑडियंस, उतनी जल्दी हमको और गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिलेगा। तीन साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो रही है। 11 से 18 जनवरी तक चलने वाले ऑटो एक्सपो के पहले दिन आज मारुति सुजुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। इस गाड़ी का नाम EVX है और इसे डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इससे पहले इसकी खासियतों के बारे में आपको बताएं, आप देखिए ये कॉन्सेप्ट कार दिखती कैसी है। EVX कॉन्सेप्ट एक मिड साइज एसयूवी है। इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद इसको मजबूत एसयूवी का लुक दिया गया है। चौड़े व्हील बेस हैं, बड़े व्हील आर्क दिए गए हैं और हेडलाइट और टेल लाइट कार को आकर्षक बनाते हैं। ये एक बॉर्न एसयूवी ईवी प्लेटफॉर्म है। बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म वो होता है जो खासकर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आइस व्हीकल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली करके ईवी बना दिया जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप जो बैटरी की पोजीशनिंग है फ्लोर के ऊपर, उसका आपने पोजीशन ऑलरेडी प्लान किया रहता है प्लेटफॉर्म में। लिहाजा आपका जो व्हील बेस है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे, इसका व्हील बेस बड़ा लंबा है। उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर मिलता है। EVX कॉन्सेप्ट में फीचर क्या होंगे ये तो फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एसयूवी एक चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल सकेगी। EVX कॉन्सेप्ट में 60 किलोवाट आर की बैटरी दी गई है और मारुति सुजुकी की इसे 2 साल में लॉन्च करने की योजना है। हम प्रोडक्शन में 2025 के पहले या 2024-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लेके आएंगे। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद देखकर जाहिर है इंडस्ट्री की नजर विकल्पों पर है। तेल पर निर्भरता कम करने के साथ कार्बन एमिशन कम करने पर भी ध्यान है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां भी इस बार यहां हैं। मारुति सुजुकी ने वैगन आर प्रोटोटाइप को पेश किया जो 20% से लेकर 85% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर चल सकती है। जो वैगन आर दिखाई है वो वो 85% इथेनॉल तक के फ्यूल को वो कर सकती है। सो इट्स रियली अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। मारुति सुजुकी का इरादा बाजार में 50% हिस्सेदारी हासिल करने का है और इसके लिए तेजी से बढ़ते एसयूवी सेगमेंट पर कंपनी की नजर है। पहले दिन इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, वहीं दूसरे दिन तैयारियां 2 और एसयूवी गाड़ियां लॉन्च करने की। दिल्ली के ऑटो एक्सपो से ताबिश हुसैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।